प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया आज और इस मौके पर 17 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने आज देश को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम्स हैं। यहाँ पर कुल 1900 छात्रों के बैठने की व्यवस्था है। नए कैंपस में 2 ऑडिटोरियम भी हैं। ऑडिटोरियम में 300 सीटें हैं। इन सुविधाओं के अलावा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर और एम्फी थिएटर भी बनाया गया है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन समारोह में बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 17 देशों के मिशन प्रमुख, विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूनिवर्सिटी के चांसलर अरविंद पनगड़िया भी मौजूद थे। 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधान मंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है। आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन ज्ञान कभी नहीं मिट सकता। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर हरियाणा कांग्रेस में हुए विवाद का नतीजा किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के इस्तीफे में दिखा। किरण चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस गुटबाजी में झुलस रही है। किरण चौधरी ने इस्तीफे में लिखा कि हरियाणा में पार्टी निजी जागीर की तरह चलाई जा रही है। मेरी जैसी ईमानदार आवाज के लिए कोई जगह बची नहीं। सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से मुझे अपमानित किया गया और मेरे खिलाफ साजिश रची गई। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे। हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में चुनावी समर से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किरण चौधरी हरियाणा में बड़ा जाट चेहरा हैं। बंसीलाल परिवार की विरासत संभालती हैं। किरण चौधरी भिवानी के तोशाम से लगातार 3 बार विधायक हैं। वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि किरण चौधरी ने अपने स्वार्थ के चलते पार्टी छोड़ी है और उनके पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका देते हुए विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पर क्या कहना है, मेरे साथ कांग्रेस के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया जी हैं। सर, देखिए, आप कहते हैं बड़ा झटका लगा है, ये लगा है, मैं ये नीजर रिएक्शन में मैं नहीं मानता हूँ। किसी भी व्यक्ति की अहमियत जो है पार्टी में जब बनती है, जब भी वो पार्टी को ऊंचे उठाने का काम करता है। मैं कितना भी बड़ा आदमी हूँ, मगर मेरी कोई भी एक्शन की वजह से मैं कोई पार्टी को नुकसान पहुँचा दूँ, तो वही मोमेंट पे जो है मेरी जितनी भी कोई एक अहमियत होती है वो वर्करों की नज़र में, मतदाताओं की नज़र में कम हो जाती है। इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किरण जी जो हैं बंसीलाल परिवार से जुड़ी हुई हैं। बंसीलाल जी का परिवार का ये पार्टी से बहुत ही लंबा नाता रहा है, तो और उन्होंने पार्टी छोड़ने का जो निश्चय किया है, उनके कुछ की निजी वजह होगी, उसका खुद का सोच हो सकता है, मैं उसके पर कोई नुक्तेचीनी नहीं कर सकता हूँ।
मगर मैं जरूर से मानता हूँ कि उनका ये पार्टी छोड़ने का डिसीजन जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो किरण चौधरी की कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणा की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। टिकट नहीं मिला बेटे को, इसलिए वो छोड़ दिए। इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहाँ वो सुरक्षित लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहाँ उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया। मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस के अंदर परिवारवाद है। कांग्रेस के बहुत और कई बड़े नेता कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी हुई है। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी के नेता आज सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया, वार्ड लेवल पर पदयात्रा करके केजरीवाल सरकार की घेराबंदी की। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सड़क पर सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज दिल्ली के सभी वार्ड्स में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। सड़क पर उतरी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते केजरीवाल सरकार एक्टिव हुई होती तो दिल्ली को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना नहीं पड़ता। दिल्ली की सरकार बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट प्रशासन के कारण दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने एक सफेद हाथी बना के रख दिया है और दोषारोपण करने इनका काम है, लेकिन इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की? इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। उनके पास केवल एक ही चीज है, आरोप, आरोप और आरोप। 1 दशक से आप यहाँ पर राज भोग रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करा। आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं है क्या? दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगाया और साथ ही 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए ये कहा कि अगर 21 जून तक समाधान नहीं निकला तो फिर 21 जून से वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। भारी गर्मी के बीच दिल्ली में पानी के लिए मारामारी हो रही है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई ठप है, कई इलाकों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। टैंकर पानी लेकर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। काफी ज्यादा भीड़ रहते हैं, पानी भरने में तो काफी ज्यादा भीड़ होते हैं। जब भी जो एका गर्मी का जब समय आता है, मई और जून का महीना, इसमें परेशानी होती है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है। दिल्ली के 3 सीनियर अफसरों ने संकट के समाधान के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकारियों के साथ बातचीत की, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को और पानी देने से इनकार कर दिया है। नायब सिंह सैनी को ये कहना चाहिए कि जब तक SYL का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे। हरियाणा से पानी नहीं मिलने से दिल्ली में हालात खराब होते जा रहे हैं। NDMC इलाके में भी पानी की सप्लाई ठप हो रही है। मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। और देखिए, नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी और लेफ्ट से जुड़े संगठन सड़क पर उतरकर विरोध करते नजर आए। बिहार में नीट पेपर लीक जांच में नए खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। खुलासा हुआ है कि पेपर लीक में शामिल एक परीक्षार्थी अनुराग यादव और उसकी मां रीना कुमारी को पटना में एयरपोर्ट के सामने NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। जांच में ये खुलासा हुआ कि गेस्ट हाउस में अनुराग यादव की एंट्री के साथ ही लेटर नंबर 440 और मंत्री जी भी लिखा हुआ है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर ने भी पूछताछ में माना कि अनुराग को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। तो देखिए, ये सरकारी गेस्ट हाउस में इन लोगों को बाकायदा रुकवाया गया। सरकार के नाक के नीचे परीक्षा माफिया ने बड़ा खेल खेला है। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन मंत्री हैं जिनके कहने पर अनुराग को NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया।
इन सवालों के बीच पेपर लीक की जांच कर रही ईओयू ने ईशा भारती नाम की परीक्षार्थी को पूछताछ के लिए तलब किया। ईशा का एग्जामिनेशन सेंटर पटना में सगुना मोड़ के पास था। पटना में यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया, और क्या कहा जाए? आपकी बच्ची एग्जाम दे रही थी? जी हाँ जी। क्या नाम है बच्ची का? ईशा भारती। तो ये आपने रिपोर्ट देखी कैसे इस नीट पेपर लीक को लेकर एक मंत्री जो है वो सवालों के घेरे में है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर विरोध प्रदर्शन जो अब सड़क पर किया जा रहा है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज फिर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत के खिलाफ सड़क पर उतरे। नीट परीक्षा में कथित धांधली के आरोप लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है देश भर में। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सेक्टर 7 में यहाँ लेफ्ट छात्र संगठन AISA ने आज नीट परीक्षा फिर से कराने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। नीट की परीक्षा देने वाले कई छात्र भी आज प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। इनकी मांग है कि फिर से नीट की परीक्षा करवाई जाए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का फोकस अब उन राज्यों पर जहां इसी साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव, और इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठकें चल रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए जल्दी एनडीए सहयोगियों के साथ रणनीति तय होगी। जिन सीटों पर कम वोट से हार हुई है वहां विशेष रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसकी ब्लूप्रिंट पर एक हमने चर्चा की। कोई बदलाव नहीं है। फिर एक बार एनडीए की महायुति की सरकार बहुत मजबूती से हमें महाराष्ट्र में लानी है। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप के साथ भी जेपी नड्डा और अमित शाह ने बैठक की। बैठक में झारखंड के लिए अगले 5 महीने का रोड मैप तैयार किया गया। झारखंड में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा का चुनाव है, उस दृष्टिकोण से हम सब लोगों ने तैयारी की भी, एक प्रकार से क्या क्या चुनाव किए हैं, हमें और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हमने अगले 5 महीना में क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आगे जाना होगा, इसका ऊपर पूरा मंथन हुआ। और देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जो शिंदे सरकार है आरक्षण के मुद्दे पर वो फंसती हुई नजर आ रही है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन खत्म हुआ तो अब ओबीसी नेता वो अनशन शुरू कर चुके हैं। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके जुलाना में 6 दिन से अनशन कर रहे हैं। मुद्दा है ओबीसी आरक्षण। हाके की मांग है कि मराठाओं को अलग से आरक्षण दी जाए। मराठा आरक्षण की वजह से सूबे में ओबीसी आरक्षण पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए लक्ष्मण हाके महायुति सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं। चुनाव से पहले लक्ष्मण हाके के अनशन को देखते हुए शिंदे सरकार चौकन्नी है। शिंदे गुट के सांसद संदीपन भूमरे, शिंदे सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने हाके से मुलाकात की। अनशन खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन बात नहीं बनी। मराठा नेताओं की मांग है कि शिंदे सरकार मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देकर ओबीसी में आरक्षण के दायरे में लाए, लेकिन हाके जैसे नेताओं की मांग है कि मराठाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, जिससे ओबीसी का आरक्षण कम नहीं हो। सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी और मराठा समाज की भी बात नहीं सुनेगी तो सरकार बात किसकी सुनेगी? जैसे मनोज जरांगे पाटिल साहब की मांग जायज़ है, वैसे लक्ष्मण हाके जी की भी मांग जायज़ है। दोनों ही समाज के लोगों को न्याय देने के लिए सरकार कहीं न कहीं कम पड़ रही है। सरकार के लोग उदासीन हो गए हैं। इसके लिए हम मांग करते हैं कि दोनों ही नेताओं की मांगों को पूरा किया जाए। आज शिवसेना का 58वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना के दोनों गुट अलग अलग अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी में बंटवारे के बाद शिवसेना का ये दूसरा स्थापना दिवस है। महाराष्ट्र में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा आज शिवसेना के दोनों गुट अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। उद्धव गुट वाली शिवसेना षणमुखानंद हॉल में स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। ये कार्यक्रम 6:30 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ठाकरे परिवार, ठाकरे गुट के सभी विधायक, सांसद, जिला प्रमुख और दूसरे नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए उद्धव गुट विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेगा।
हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी ने केवल राज्य ही नहीं देश भर में लोकप्रियता हासिल की। शिवसेना का स्थापना दिवस 19 जून को है। हम सब धूमधाम से इसको मनाने जा रहे हैं। उद्धव गुट आज से पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगा। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम NSCI डोम वर्ली में मनाएगी। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे समेत पार्टी के सभी विधायक, सांसद और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में चुनाव जीते शिंदे गुट के सभी सांसदों को सम्मानित भी किया जाएगा। शिंदे गुट भी आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। आज यूपी की सबसे हॉट सीट अयोध्या में हार की समीक्षा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए महज 36 सीटों पर सिमट गया। बीजेपी 33 सीटों पर जीत पाई। बीजेपी अब हार के कारणों पर मंथन कर रही है। हार के कारणों की समीक्षा की शुरुआत उस फैजाबाद सीट से हुई है जिसमें अयोध्या भी शामिल है। यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी फैजाबाद सीट की विधानसभावार समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पहले मिल्कीपुर, रुधौली, बीकापुर और फिर अयोध्या विधानसभा सीट पर चर्चा होगी। हार की समीक्षा की पूरी रिपोर्ट 25 जून तक आएगी, लेकिन शुरुआती चर्चा में ये सामने आया है कि जातीय गोलबंदी, बीजेपी कार्यकर्ताओं में समन्वय की कमी, कार्यकर्ताओं की अनदेखी, अफसरशाही, ओवर कॉन्फिडेंस, आरक्षण को लेकर गलतफहमी जैसे मुद्दों की वजह से यूपी में बीजेपी की हार हुई। फिलहाल बीजेपी नेताओं का मंथन जारी है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि आखिर यूपी में बीजेपी क्यों हारी। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में किसानों को बड़ा तोहफा देने पर सहमति बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की एमएसपी रिवीजन पर चर्चा होगी। 14 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में उड़द और तूर की एमएसपी में 10% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। सोयाबीन की एमएसपी 7% तक बढ़ सकती है। वहीं धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बैठक में लोकसभा सत्र पर भी चर्चा होगी। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। टीडीपी ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए सर्वसम्मत उम्मीदवार की बात कहकर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता धूमधाम से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुबह से ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने वाले पोस्टर्स और बैनर लगाए गए थे। बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। राहुल के जन्मदिन के मौके पर चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जश्न के बीच बीजेपी ने भी अपने खास अंदाज में राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं और मेरी तो यही प्रार्थना है ईश्वर से, ऊपर वाले से, कि उनको जो है वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की का सबक और संदेश दे। दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक सवाल है, वो अपनी पार्टी के जागीरदार हैं। अब वो अपने पार्टी के जागीरदार हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या नहीं बनना चाहते, ये तो तमाम चीज़ कभी हाँ कभी ना का तो ये पूरा नाटक दिखाई पड़ता है। ये जो बनना चाहेंगे वही बनेंगे।